बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है जी प्रपोजल। क्योंकि रिसेंटली कल 30 अक्टूबर को 2024 को जो कोर्स सिलेक्शन है वो क्लोज हुई है। और जो फर्स्ट असाइनमेंट है प्रोजेक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट की या इंटर्नशिप की, जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो ओपन हो गई। अब जिनकी तो इंटर्नशिप है उन्होंने सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कम्युनिकेट करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इंटर्नशिप करनी है। जिनकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट है उन्होंने भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम और थोड़ी बहुत डिटेल बतानी है। उनकी तो असाइनमेंट हो गई। आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रपोजल के ऊपर। यानी कि जिनका प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट एम जी टी 619 है, FIN 619 है, MKT 619 है, या MGT 6661662, किसी भी इनसे मिलते जुलते किसी भी कोड का जो प्रपोजल है वो कैसे बनेगा उस पर आज बात करेंगे। तो हम स्क्रीन पर ही चलते हैं। स्क्रीन को देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल्स कहाँ से मिलेंगी हमें। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, किस चीज़ पे लिखना है, ये सारी बातें। क्योंकि प्रपोजल बनाना है, किस चीज़ पे बनाना है। द क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, कोई टॉपिक होगा, कोई फील्ड होगी, कोई प्लेटफॉर्म होगा, कोई रूट मैप होगा उस प्रपोजल का। ऐसे तो नहीं खाली प्रपोजल। ठीक है। अब हमें वो रूट मैप, वो चीजें ढूंढनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। तो हमारे पास क्या है, हम चलते हैं जी, ये LMS है ये हमारे पास। थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपनी वीडियो की ठीक कर लें जी। अब इस LMS में हमारे पास मैंने एक LMS ओपन किया हुआ स्टूडेंट का। अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास जो LMS था वो एक इंटर्नशिप रिपोर्ट है एक स्टूडेंट की। इसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, FIN 619 व्हाट्सोएवर, जो भी कोड होगा आपका प्रोजेक्ट का, जो भी कोड है हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ है स्टूडेंट, सिर्फ ये देख रहे हैं, असाइनमेंट में जाते हैं, असाइनमेंट फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसको पढ़ के तो सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रपोजल आपने सबमिट करना है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। प्रपोजल में लिखना क्या है, प्रपोजल है क्या, उस पर बात करेंगे। अब बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी एक रिसर्च एक्टिविटी है। ये जो रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर होते हैं, थीसिस होते हैं, ठीक है, किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पर एक नई रिसर्च की जाती है, ठीक है, वो नई फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं, वो एक कंप्लीट रिसर्च होती है। जिन स्टूडेंट्स ने STA 630 का सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट वैसे ऑफर इसको होता है जिसने STA 630 पढ़ा हो, क्योंकि वो इसका प्री रेक्विजिट है। अब जिन्होंने तो पढ़ा हुआ है ध्यान से, उन्हें पता है रिसर्च क्या है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ इसको पास करने के लिए जान छुड़ाई थी बस किस तरह पास हो जाए, उन्हें ऐसा जितना ज्यादा पता नहीं है रिसर्च क्या है। लेकिन अब हम कोशिश करते हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने की। हम डायरेक्टली जाएंगे इंटर्नशिप के अंदर, उसमें हम उसके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, दो फाइल्स मिलेंगी। एक तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे, एक फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल मिलेगा। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर करता चलूं, कुछ स्टूडेंट्स के तो डायरेक्टली फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल गिवन है, लेकिन कुछ का फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल गिवन नहीं है। उन्हें अपने सब्जेक्ट की जो हैंडबुक है, अब शायद इसकी भी हो मौजूद, नहीं इसकी नहीं है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की जो हैंडबुक है उसको ओपन करना है। उसके जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में प्रपोजल का फॉर्मेट मिल जाएगा। बात एक ही है, वहां पे जाके ढूंढें। जब मैं जो फाइल अभी आपके सामने आपको दिखाने लगा हूं, ले जी, ये हमारे पास प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट है, ठीक है, हेडिंग गिवन है फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल। तो इसके अंदर हमें टाइटल पेज लिखना है जी, टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है ये कहाँ से मिलेगा, इसके बाद नेम, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन, कब सबमिट कर रहे हैं, ये आपका टाइटल पेज हो गया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लिखेंगे, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट हेडिंग, सब हेडिंग यूज्ड इन प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल विद पेज नंबर, आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स देंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाए कि प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन क्या होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना है कि टॉपिक क्या है।
क्योंकि हम टाइटल पेज को पहले पूरा करेंगे फिर आगे आएंगे। तो हम टॉपिक की तरफ अगर चलें तो आई थिंक सो, नहीं ये है जी। ये देखें जी, कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स गिवन है। ये प्रोजेक्ट है जी FIN 619 का, फाइनल प्रोजेक्ट है। अब इसमें उसने खुद हमें कुछ टॉपिक्स यूनिवर्सिटी देती है। आप अपनी मर्जी से भी कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं अगर आप रिसर्च के बारे में कुछ जानते हैं और आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पर काम किया जा सकता है। तो आप उस टॉपिक को अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके उसको मेल करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे कि जी मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। तो अगर वो परमिट कर देगा तो आप उस टॉपिक पे काम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप भी काम करना। फर्स्ट करें जी, हमने चूज कर लिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी, ये जी हमारा टॉपिक है। तो देन फिर आएंगे हम दोबारा से अपने फॉर्मेट में। अब फॉर्मेट में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब चैप्टर 1 है जी, हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपने टॉपिक के हवाले से, जो टॉपिक आपने चूज किया है उसके हवाले से आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। और ये चीज अपने 3 पैराग्राफ यानी कि लिखने होते हैं। तीसरे पैराग्राफ में अपनी ये चीज लिखनी है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों है। अब ये क्यों का आंसर जब आप उस टॉपिक के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगी। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे। अगर गूगल पर नहीं भी मिलते तो गूगल पर आप टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Chapter 1. जी क्या हो गया? 1.1 Introduction of the project. It should include introductory paragraph. अच्छा जी, हमें यहाँ पे लिखना, सॉरी, हाँ मैंने गलत चीज प्रेस कर दी थी, इसी का प्रॉब्लम होगी। जी मैं बात करने लगा था कि हमें सबसे पहले रिसर्च क्यों नीडी है वो तो है, लेकिन कहाँ से सर्च करना है? गूगल स्कॉलर पे जाके। यहाँ से आपको रिसर्च आर्टिकल्स इजीली मिल जाते हैं। और आपने रिसेंट 2 3 4 साल पुराने आर्टिकल्स ढूंढने हैं, को 25 30 50 साल पुराने आर्टिकल्स नहीं उठाने। फिर आ जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च शोज द इम्पैक्ट एंड implication ऑफ टॉपिक ऑन द एनवायरमेंट, द स्पेसिफिक सेट ऑन विच यू आर स्टडिंग इशू। यानी कि आप उसका प्रीवियस बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं इससे पहले इसका इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशंस, या इस टॉपिक पे पहले को काम हुआ है तो वो किस तरह का हुआ है, किस किस बंदे ने काम किया है। इसमें भी थोड़ा सा रिसर्च आर्टिकल्स का आप हवाला देंगे। हवाला दिए बगैर अगर आप काम करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो मैंडेटरी रेफरेंसेस मैंडेटरी होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे आपके। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है कि अब आप जो काम खुद करने लगे हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब मैं आपको तो जो टॉपिक अभी मैंने चूज किया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलो। मैंने चूज किया ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जो है मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन करंट एसेट्स या ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव बनता है। मैंने इफेक्ट चेक करना है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स और नेट प्रॉफिट का क्या असर पड़ता है। तो इस तरह के मुझे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, यानी कि मकासद होते हैं ना कि काम क्या कर रहे हैं हम। दीज शुड स्टेट पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट, दीज मस्ट बी अचीवेबल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम एंड पैरामीटर। और ऑब्जेक्टिव इस तरह का बनाना है जो कि अचीवेबल हो। तीसरे नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आ जाएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट लेज डाउन द इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंस के अंदर आप लिखते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं इसका फायदा किस किस बंदे को किस किस तरह से है। अब देखें सबसे बड़ा फायदा इसका जो है, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं तो कंपनीज को होगा कि कंपनीज ये देखेंगी कि जो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस है उसका लिक्विडिटी पे क्या असर पड़ता है। आप एक फाइंडिंग दे देते हैं। तो आप लिखते हैं कि जी जो स्टडी लोग कर रहे हैं, फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आर्टिकल काम आएगा। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, लिक्विडिटी चेक करने के लिए ये आर्टिकल काम आएगा, ठीक है। देन हमारे पास आती है मेथोडोलॉजी। हम किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। अब इसमें क्या आता है? सबसे पहले टाइप ऑफ रिसर्च, मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। गिव रैशनल। अब जो फाइनेंस की रिसर्च होती है ये 100% क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन अक्सर बात मार्केटिंग या HR की या इससे मिलती जुलती मैनेजमेंट की जो फील्ड होती है उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है
क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। अब ये चीजें मैं यहाँ पे समझाने जा, मैंने पहले बताया कि STS 630 सब्जेक्ट क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, जिसने ना पढ़ा हो उसके लिए ये चीजें नहीं है। जिसने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है वो सब इन चीजों के बारे में जानते हैं। फिर डाटा कलेक्शन सोर्स, अब प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, और डाटा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। डाटा कलेक्शन टूल्स, किन टूल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाएगा। आप एक्सेल को यूज करते हैं, आप ईव्यू सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप SPSS यूज करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, टूल या इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी चीज, डाटा कलेक्शन के लिए आप क्वेश्चनर का रूट अपनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन। अगेन बताऊं कि इनकी तफसील में नहीं जा रहा, STS 630 से सारी तफसील आपको मिल जाएगी। उसके शॉर्ट लेक्चर्स डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन, मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या है, मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने दो चार तीन चार कंपनीज उठानी है या किसी एक कंपनी का डाटा उठाना है पिछले 4-5 साल का, तो वही मेरी टारगेट पॉपुलेशन है। सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें हैं। देन हमारे पास आ जाता है डाटा कलेक्शन, कि डाटा हम किस तरह कलेक्ट करेंगे, ये चीज आ जाएगी। वही बात हम क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट करेंगे, या सेकेंडरी डाटा को अगर हम यूज करेंगे तो वो पहले से कलेक्टेड होता है। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे का सारा सेकेंडरी डाटा पर मबनी है, प्राइमरी डाटा इसमें कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, कि आपने किस टूल को किस के थ्रू करना है, MS एक्सेल यूज करना है, SPSS यूज करना है, ईव्यूज यूज करना है, आप पे डिपेंड करता है। एंड पे रेफरेंसेस, ये जो मैंने बताया था ना बैकग्राउंड में और इंट्रोडक्शन में, जो आर्टिकल्स का आपने हवाला देना है, जिन आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है, उन आर्टिकल्स के रेफरेंसेस आपने यहां पर लिखने हैं। और उनका फॉर्मेट APA फॉर्मेट होता है। आप गूगल पर या चैट GPT पर लिखें आर्टिकल का नाम, या जो भी आर्टिकल डिस्क्रिप्शन है, और उसे कहीं जिसे APA फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे तो वो खुद ही कन्वर्ट करके आपको दे देगा। अब इस सारी तफसील में एक आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स, AI टूल्स का, चैट GPT या इस तरह किसी और टूल का यूज हरगिज ना कीजिएगा, क्योंकि ये टूल्स कंपनी के बाद, सॉरी, यूनिवर्सिटी के बाद बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी टूल्स मौजूद हैं। वो फौरन आपका डाटा डिटेक्ट कर लेंगे और फिर आपको, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। आपकी शेयरिंग किसी न किसी स्टूडेंट को फायदा देगी। इवन ग्रुप्स में जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका लिंक मौजूद होगा। हर दफा मैं हर एक को आंसर भी नहीं कर पाता। आप लोग इस जो लिंक है, इसको लिंक को उठाएं। मैं कोशिश करता हूं क्योंकि इसको BBA ग्रुप में वो भी कर दूं, पिन कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए रीचेबल हो। फिर भी आप इसको, वीडियो को उठाएं और उस स्टूडेंट को सेंड कर दें या टैग कर दें जिसको प्रॉब्लम आ रही है प्रपोजल बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।